अभिव्यक्ति के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं एस यादव, शैक्षिक प्रबंधन पुस्तक का लेखक, और मैं अभिव्यक्ति जो प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उनके निदेशक महोदय श्री कृष्ण यादव जी का बहुत अधिक धन्यवाद, अभिनंदन देना चाहता हूं कि उन्होंने यह मुझे प्लेटफॉर्म निःशुल्क दिया। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे शिक्षा के अधिकार, शिक्षा के अधिकार की भारत में किस तरह से आवश्यकता महसूस की गई और इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे कि ये जो अधिकार है इसके पीछे ऐसे कौन कौन सी बातें थी, ऐसे कौन कौन से रहस्य थे जिनके कारण ये आज बनकर हमारे सामने एक एक्ट के रूप में आया। ज़्यादातर हमें पढ़ने को मिलता है एक्ट के बारे में, लेकिन आज आपके सामने वो तथ्य लेके आया हूँ जो हमें इतिहास के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। और इसके अंदर हम देखेंगे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस तरह से डेवलप हुई। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कि ये जो अवधारणा है ये कैसे विकसित हुई, इसके विकास के बारे में बात करते हैं। और इसकी शुरुआत देखिए किस तरह से होती है। भारत के अंदर हम देखते हैं जो लिखा है 1838, और भारत के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक मिशनरी आई थी अपने यहाँ पर, ईसाई मिशनरी। और ईसाई मिशनरी का संचालन करने वाले जो हमारे देश के अंदर थे उनका नाम था विलियम एडम। क्या नाम था उनका? विलियम एडम। ईसाई मिशनरी के माध्यम से हमारे यहाँ पर शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया इन्होंने। तो इसलिए कहाँ से शुरुआत हो जाती है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत, चाहे वो ईसाई मिशनरी के माध्यम से ही हो, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो जाती है? विलियम एडम से। और कब से? 1838। उसके बाद देखते हैं 1870 ब्रिटेन के अंदर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। यह बात जब भारतीयों को पता चला तो ब्रिटिश सरकार से यह गुजारिश की जाने लगी कि हमारे देश के अंदर भी इस प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। तो देखिए, उसी समय 1882 में एक आयोग आया था जिसका नाम था भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग। इसी को ही देखिए हम हंटर आयोग भी कहते हैं। हंटर आयोग कब आया? ये 1982 के अंदर। इस भारतीय शिक्षा आयोग के अंदर भारतीय जनता द्वारा यह मांग की गई अनिवार्य शिक्षा की। किसकी? शिक्षा अनिवार्य हो, प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य मांग। प्राथमिक शिक्षा कैसी हो? अनिवार्य। इसकी क्या की गई? मांग। और यहीं से हमारा एक पहला सवाल भी पूछ लिया जाता है कई बार, भारत में पहली बार अनिवार्य शिक्षा की मांग, या हम कह दें प्राथमिक शिक्षा की मांग, कौन से आयोग में की गई? और आयोग आपके सामने 1882 में पहली बार प्राथमिक शिक्षा की क्या की गई? मांग की गई। किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उसके बाद देखिए 1893 में यहां से हमारे देश के अंदर निःशुल्क शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। और ये निःशुल्क शिक्षा जो प्रारंभ की गई, ये की गई देखिए कहां से? बड़ौदा के महाराज थे जिसे हम कहते हैं नरेश। और यहां जो नरेश थे जिनका नाम था गायकवाड़ जी, और गायकवाड़ जी द्वारा पहली बार बड़ौदा क्षेत्र का एक क्षेत्र है जिसका नाम है अमरेली तालुका, वहां से निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया। और वो भी किसके लिए? लड़कों के लिए केवल। और जिनका नाम था नरेश सयाजी राव गायकवाड़।
इनके द्वारा देखिए कौन से क्षेत्र में अनिवार्य की गई, और वो क्षेत्र का नाम है अमरेली तालुका। कहां पर है ये आज के दिन? गुजरात में, वडोदरा राज्य के अधीन आता था। अमरेली तालुका में निशुल्क शिक्षा, और यह शिक्षा जो प्रारंभ की गई थी केवल बॉयज, केवल लड़कों के लिए थी यह शिक्षा। और कौन सी शिक्षा थी? प्राथमिक शिक्षा। याद रखना यहां पर एलिमेंट्री नहीं है। एलिमेंट्री का मतलब होता है 1 से 8, और प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन, 1 से 5। ये वाली शिक्षा जो प्रारंभ की गई, तो एग्जाम की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो भारत के अंदर देखिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान पहली बार एक छोटे से क्षेत्र में किया गया, केवल लड़कों के लिए, और वो भी बड़ौदा के महाराज सयाजी राव जी द्वारा किया गया। और कहां पर किया गया? अमरेली में। अब यहां हम एक चीज और भी देखें, और वो देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर पहली बार देखिए अनिवार्य शिक्षा की गई। कब की गई? 1870 में। और भारत में अनिवार्य शिक्षा की जो देखिए बात करने वाले थे, जिनका नाम था विलियम एडम, किसके माध्यम से? ईसाई मिशनरी के माध्यम से। पहली बार भारतीयों ने मांग रखी 1882 में, जिसका नाम क्या था? भारतीय शिक्षा आयोग, जिसका दूसरा नाम क्या है? हंटर आयोग के अंदर पहली बार मांग रखी गई। फिर भारत में अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत होती है बड़ौदा महाराज द्वारा, और क्षेत्र का नाम है अमरेली क्षेत्र या अमरेली तालुका में निःशुल्क शिक्षा किसके लिए? बॉयज के लिए। अब देखिए उसके बाद 1910, 1910 में के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। इनके द्वारा देखिए पहली बार देखिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की मांग की गई, अर्थात उसका प्रस्ताव बनाया। और बार बार जब भी कोई सम्मेलन होते, उस सम्मेलनों में इन्होंने मांग उठाई। प्रत्येक वर्ष सम्मेलनों के अंदर मांग उठाई जाती इनके द्वारा कि हमारे देश में भी जिस तरह से ब्रिटेन में अनिवार्य शिक्षा की गई है, हमारे देश के अंदर भी ये शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अनिवार्य होनी चाहिए। इसके क्या दिए? प्रस्ताव। उसके बाद पहली बार हमारे देश के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा एक बिल भी बना दिया गया अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के लिए। और वो बिल जो उस समय की केंद्रीय विधान परिषद हुआ करती थी हमारे देश की, उस केंद्रीय विधान परिषद में पेश किया गया 18 मार्च 1918 को। बिल प्रस्तुत किया गया, और इस बिल को देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के कारण इस बिल को एक नाम दिया जाता है। इस बिल को कहा जाता है, गोखले बिल भी कहा जाता है, गोखले बिल। अब एग्जाम की दृष्टि से हम देखें या प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखें या नॉलेज की दृष्टि से देखें, भारत के अंदर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का फादर किसको कहा गया? क्योंकि पहली बार क्या बनाया गया है? बिल बनाया गया था, और ये बिल खारिज कर दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। और ये बिल देखिए जो खारिज होने के बाद भी हमारे इतिहास के पन्नों में ये बिल आज भी विलुप्त होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली बार आरटी के लिए जो बिल बनाया गया, वो बिल किसके द्वारा बनाया गया? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है आरटी का फादर, यानी जन्मदाता। आरटी का पिता किसको कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने पहली बार
अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का बिल पेश किया। उसके बाद देखिए 1917 विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल इनके द्वारा देखिए एक बिल पेश किया गया प्रांतों के अंदर शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए। कहां पर? प्रांत। और प्रांत जो चुना गया वो था बंबई। पहले इसका नाम था बंबई, आजकल हम इसे कहते हैं मुंबई। और मुंबई के अंदर पहली बार देखिए यहाँ की जो प्रांतीय जो सरकार थी उसके द्वारा देखिए ये अनिवार्य शिक्षा का बिल बनाया गया और इसीलिए इसे नाम दिया जाता है मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम। मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, पहली बार देखिए अधिनियम 1918 और शॉर्ट में इसे कहा जाता पटेल बिल, नहीं पटेल एक्ट या अधिनियम। और धीरे धीरे इसका देखिए प्रचार प्रसार होने लगा और ये बात जोर पकड़ने लगी और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की हमारे देश में मांग बढ़ने लगी। अब एग्जाम की दृष्टि से देखें कि पहला एक्ट कब बनाया गया? पहला एक्ट बनाया गया 1918 के अंदर और इस एक्ट के जन्मदाता कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। इनके द्वारा यह एक्ट पारित करवा लिया गया मुंबई प्रांत के अंदर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा। लेकिन पहली बार संपूर्ण भारत के लिए जो बिल लेके आए थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब हम चलते हैं और आगे चलते 1937। 1937 की बात करें, वर्धा नदी के किनारे एक सम्मेलन आयोजित किया गया और उस सम्मेलन का नाम रखा गया वर्धा सम्मेलन। कब आयोजित किया गया? 1937 में। और इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष और उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। और इस वर्धा सम्मेलन के अंदर गांधी जी द्वारा बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन का प्रस्ताव रखा गया जिसे हम कहते हैं बुनियादी या बेसिक शिक्षा। बुनियादी या बेसिक शिक्षा। तो एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कई बार, बुनियादी या बेसिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? गांधी जी। इनके द्वारा दी गई और इनके द्वारा जो बुनियादी शिक्षा दी गई थी, इस शिक्षा का प्रचार प्रसार जो किया गया, उस समय एक पत्रिका चलती थी जिसका नाम था हरिजन, उसमें यह प्रकाशित हुई गांधी जी की योजना। और इस बुनियादी शिक्षा में 3 तथ्यों पर जोर दिया गया विशेषकर, और जोर दिया गया वो था कि अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष की होनी चाहिए? 7 वर्ष की। शिक्षा कितने वर्ष की हो बच्चों के लिए? 7 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरी बात, ये शिक्षा कौन सी भाषा में हो? मातृभाषा में हो। तीसरी बात जो इसके अंदर जो जोर दिया गया, ये जो 7 वर्ष की शिक्षा है ये रोजगार परक होनी चाहिए। यानी किस पर आधारित होनी चाहिए? हस्तशिल्प पर आधारित। आज आप देखेंगे जो हस्तशिल्प पर आधारित जो बात की गई है, जैसे SUPW, व्यावसायिक शिक्षा, वो सब गांधी जी की बुनियादी बेसिक शिक्षा का ही एक रूप है जो आज आपके सामने उभर के आया है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी शिक्षा की जो बात कही गई वो कितनी थी? 7 वर्ष की। किसके द्वारा दी गई? गांधी जी द्वारा। धीरे धीरे देखिए हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब एग्जाम में पूछा जाए ये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के पिता किसको कहा जाता है? ये देखिए गोपाल कृष्ण गोखले। पहला एक्ट कौन सा बना? पटेल एक्ट बना। कब बना? 1918 के अंदर बना। और वर्धा जो सम्मेलन है इसका संबंध कौन सी शिक्षा से? बुनियादी या बेसिक शिक्षा से। अब आगे चलते हैं हम, और इतने में हमारा देश आज़ाद हो जाता है। और देश आज़ाद होने के बाद देखिए स्वतंत्रता के बाद फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन।
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के अंदर देखिए 26 जनवरी 1950 का जैसे ही हमारा देखिए हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस संविधान के अंदर एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 45। किसके अंतर्गत आता है ये आता है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? नीति निर्देशक तत्व। और उस अनुच्छेद 45 में क्या लिए? मूल संविधान में लिखा हुआ है, आज नहीं है, क्योंकि आज ये अनुच्छेद 45 बदल गया है। मूल संविधान में क्या लिखा है? राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष की अवधि में सभी बच्चों के लिए, जब तक कि वे कितने वर्ष के नहीं हो जाएं, 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। कौन करेगा ये प्रयास? राज्य। क्यों करेगा? राज्य। 10 वर्ष के अंदर संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1960 तक राज्य को सभी बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा उपलब्ध करवानी थी? अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, क्योंकि ये क्या? नीति निर्देशक तत्व। अब बात आती है कि राज्य को यह दायित्व क्यों दिया गया? क्योंकि शिक्षा कौन से सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के अंदर 1976 में इसे किस में रख दिया गया? 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इसे किस में रख दिया गया? और इसे रख दिया गया समवर्ती सूची में। किस में रखा गया? समवर्ती सूची के अंतर्गत। और उसके बाद आता है कि 1995 के अंदर, ये 85 के अंदर हमारा शिक्षा विभाग की जगह एक नया विभाग बनाया गया जिसका नाम है MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और अब ये भारत देश की शिक्षा देखता है। MHRD यानी मानव संसाधन मंत्रालय। अब देखिए यहाँ राज्य सूची की जगह हो गई समवर्ती सूची, लेकिन यहाँ राज्य सूची थी, इसलिए ये किसको निर्देश दिए गए थे? राज्य को कि 10 वर्ष में कैसी शिक्षा लागू करे? 14 वर्ष के बच्चों तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की जाए। ये देखिए निःशुल्क और अनिवार्य। लेकिन ऐसा नहीं हुआ 10 वर्ष के अंदर। राज्यों से पूछा गया कि आपने इसे लागू क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा हमारे पास संसाधन ही नहीं है। अब जब उनके पास संसाधन नहीं है तो हमें इसमें क्या करना पड़ा? संशोधन करना पड़ा और इसे समवर्ती सूची में रखा कि केंद्र सरकार संसाधन उपलब्ध कराएगी और राज्य सरकार इस शिक्षा को क्या करेंगे? लागू करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए 1990। लेकिन 1990 से पहले देखिए हम यहां और देखें, कुछ घटनाएं और घटी। जैसे हमारे पास आता है कोठियारी आयोग। कोठियारी आयोग, कोठियारी आयोग दौलत सिंह कोठियारी द्वारा दिया गया और इसे कहा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी। यह भारत का पहला आयोग था। इसका दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। यह पहला आयोग है, ये राष्ट्रीय स्तर का। कब आया? 1964 में गठन किया गया और 66 में इसकी रिपोर्ट आई। बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है ये। इस आयोग के अंदर भी देखिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने का प्रावधान किया गया, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। इसके बाद NPE 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अंदर भी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया और इस शिक्षा को लागू करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया POA 1992 में, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। 1986 की शिक्षा नीति को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसका नाम क्या है? POA, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के अंदर। और इसमें भी ये प्रावधान किया गया कि ऐसी योजनाएं चलाई जाएं देश के अंदर
कि 1986 की शिक्षा नीति को लागू किया जाए, और 1986 की शिक्षा नीति को लागू करने के लिए हमारे देश में अनिवार्य शिक्षा के लिए पहला प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम चलाया गया 1992 में लोक जुम्बिश परियोजना। तो धीरे धीरे ये कार्यक्रम बढ़ते गए। फिर उसके बाद एक कार्यक्रम आता है डीपीपी कार्यक्रम, फिर आता है सर्व शिक्षा अभियान। तो कहने का मतलब हमारे देश में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसमें कहा गया था? 1986 की शिक्षा नीति में। लेकिन अब हम आगे बढ़ते 1990। अंतरराष्ट्रीय स्तर की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिए यूनेस्को द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है एजुकेशन फॉर ऑल, EFA, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। हिंदी में हम इसे कहते हैं, यहां लिख देता हूं, सभी के लिए शिक्षा। ये जो कार्यक्रम चलाया गया है किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को द्वारा कब चलाया गया ये कार्यक्रम? इसकी शुरुआत होती है 1990 में। थाईलैंड के जोटियांग शहर से इसकी शुरुआत होती है। कहां से? थाईलैंड। और बाद में देखिए एक विश्व स्तरीय और सम्मेलन आयोजित होता है, वो 2000 में होता है डकार में। कहां पर होता है? डकार, जो सेनेगल का एक शहर है, और सेनेगल अफ्रीका का एक देश है। उस देश का एक शहर है जिसका नाम है डकार, और डकार में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। और इसमें लक्ष्य रखा गया 18 वर्ष के बच्चों तक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सभी देश प्रयास करेंगे। क्यों करेंगे सभी देश ऐसा? क्योंकि 1959 के अंदर बाल अधिकारों की घोषणा कर दी गई। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई? बाल अधिकारों की घोषणा, अधिकारों की घोषणा कब की गई? और यह की जाती है 1959 के अंदर। इसलिए इनको भी कार्यक्रम चलाना पड़ा कि बाल अधिकारों का संरक्षण हो और सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध हो। इसलिए पहला एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम EFA, एजुकेशन फॉर ऑल। कब? 1990 में इसकी बैठक हुई पहली, और ये जो बैठक हुई ये थाईलैंड के एक शहर है जोटियांग नामक शहर में हुई। उसके बाद एक कार्य योजना बनी और उसे कहा जाता EFA डकार 2000, क्योंकि डकार में ये सम्मेलन हुआ जो सेनेगल अफ्रीका का एक देश है, उसकी राजधानी का नाम क्या है? डकार। अब आगे बढ़ते हैं हम और देखिए 1990 के बाद अब हम पहुंचते हैं 1992। और यहां 1992 के अंदर देखिए 1992 के अंदर यूएनओ द्वारा, बहुत ही अच्छी जानकारी, यूएनओ के द्वारा एक चार्टर लाया गया जिसका नाम था बाल अधिकार चार्टर। एक चार्टर बनाया गया बाल अधिकार। इसमें बच्चे को माना गया 0 से 18 वर्ष। कई बार यह सवाल पूछ लिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बालक माना गया 0 से 18 वर्ष, और देशों में इसकी परिभाषाएं अलग अलग की गई हैं। कहीं 14 वर्ष का बच्चा, कहीं 16 वर्ष का बच्चा। और लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य योजना बनी, जो बच्चा माना गया जिसको बाल अधिकार मिलने चाहिए, उसकी आयु कितनी है? 18 वर्ष तक के बच्चे को इस चार्टर में शामिल किया गया है। और यूएनओ द्वारा ये दबाव बनाया गया कि प्रत्येक देश अपने अपने देश में इस चार्टर को अपनाएं, और इस चार्टर के ऊपर सभी देश, यूएनओ के सदस्य देश है, उनको कहा गया आप साइन करिए। और भारत ने भी इसके ऊपर साइन किए, और भारत का स्थान आता है 135वां। इस चार्टर पर भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए, और उसमें स्थान हमारा कौन सा है? 135वां। परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूएनओ के बाल चार्टर अधिकार में आयु 18 वर्ष, भारत ने हस्ताक्षर किए कौन से स्थान पर? 135वें स्थान पर।
अब जब बाल अधिकारों की घोषणा हो चुकी 1959 में, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए चार्टर बना दिया गया यूएनओ के द्वारा। अब बात आती है कि भारत में क्या किया गया, भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए। अब सीधा सा हम पहुंचते हैं 1993 में, और यहां पर देखिए एक जस्टिस है जिनका नाम था जस्टिस उन्नीकृष्णन। जस्टिस उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश देखिए, ध्यान से देखिए इस बात को। एक विवाद था, उस विवाद के अंदर जो जस्टिस थे वो थे जस्टिस उन्नीकृष्णन महोदय जी। आंध्र प्रदेश सरकार के साथ ये विवाद था। इसके अंदर देखिए उन्नीकृष्णन महोदय द्वारा पहली बार अनुच्छेद 21 की व्याख्या की गई, और हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 को देखें तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है ये? स्वतंत्रता का अधिकार। और जस्टिस उन्नीकृष्णन द्वारा फैसला दिया गया, और उस फैसले में जो कहा गया वो ये कहा गया कि देखिए स्वतंत्रता के अधिकार में ही शिक्षा का अधिकार छिपा हुआ है। जब हमें इतनी सारी स्वतंत्रता दी हुई है तो उसके अंदर ही शिक्षा का अधिकार अपने आप ही छपा हुआ है। और इसी के लिए उन्होंने एक दूसरी बात और कही, और वो किसको लेके कहा? अनुच्छेद 45 को लेकर कहा कि ये जो अनुच्छेद जो 45 है, जो राज्यों को दिया गया था 10 वर्ष के लिए, और राज्यों ने अभी तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अपने अपने प्रदेशों में लागू नहीं की, क्यों ने इस अनुच्छेद को यहां से हटाकर और स्वतंत्रता के अधिकार में बदल दिया जाए, और इसे क्यों ने शिक्षा का अधिकार बना दिया जाए। अनुच्छेद 45 को किस में बदल दिया जाए? शिक्षा के अधिकार में बदल दिया जाए। क्योंकि जब राज्य इसे लागू करने में असफल रहे तो उन्होंने कहा कि क्यों ने देखिए इसे क्या बना दिया जाए? अधिकार बना दिया जाए, अधिकार। तो कहने का मतलब है कि इसे क्या बनाया जाए? अधिकार बनाया जाए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहां पर अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 45 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष के बच्चों तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व किसका? राज्य का। क्यों? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व। तो इस तरह से ये घटना घटती है। और देखिए इसीलिए उन्नीकृष्णन महोदय को भारत के अंदर आरटीई का वास्तविक जन्मदाता कहा जाता है। वास्तविक जन्मदाता, रियल फादर ऑफ राइट टू एजुकेशन। गोपाल कृष्ण गोखले बिल लेके आए थे, इसलिए उनको कहा गया था आरटीई के जन्मदाता। और वास्तविक रूप से शिक्षा के अधिकार की जो बात की, जो फैसला दिया गया, वो किसके द्वारा दिया गया? जस्टिस उन्नीकृष्णन महोदय द्वारा। और इसीलिए इनको हम क्या नाम देते हैं? वास्तविक रूप से आरटीई के जन्मदाता। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये, और इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी विकास की कहानी देखिए, 26 जनवरी 1950, 1990, 1992, और उसके बाद देखिए हमारी कहानी आगे बढ़ती है। और आगे देखते हैं हम इसमें 2002, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार देखिए 2002 में, दिसंबर 2002 के अंदर एनडीए की सरकार द्वारा संविधान में संशोधन किया गया। 86वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कब किया गया? दिसंबर 2002 में। कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन। एनडीए की सरकार। कौन सी सरकार थी उस समय? एनडीए, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। और इसके अंदर देखिए जो संशोधन किए गए, वो 3 संशोधन किए गए प्रमुख रूप से शिक्षा से संबंधित। कितने संशोधन किए गए? 3। पहला देखिए जो संशोधन किया गया, अनुच्छेद
21 क एक नया देखिए जोड़ा गया। अभी हमने 21 की बात की थी, स्वतंत्रता के अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर एक अनुच्छेद और जोड़ दिया गया जिसका नाम है 21 क और जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। ये जोड़ दिया गया। दूसरा देखिए जो संशोधन किया गया इसके अंदर वो था अनुच्छेद 45। जो हमने पूर्व में अनुच्छेद 45 देखा था, उस अनुच्छेद 45 को देखिए, यहां पर हम देखें अनुच्छेद जो 45 है इसको हटा दिया गया, इस अनुच्छेद को, और इसको हटाकर इसकी जगह इसमें संशोधन किया गया। इसको तो किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, शिक्षा के अधिकार में, और इसकी जगह कुछ नए पहलू इसके अंदर जोड़े गए। और वो देखिए जो पहलू इसके अंदर जोड़े गए वो पहलू आता है 6 वर्ष से कम आयु, 6 से कम वर्ष के बच्चों के लिए उनका स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा, यानी हम कह सकते हैं उनकी देखभाल, उनका स्वास्थ्य, उनका पोषण, उनकी शिक्षा का प्रावधान किया गया। और जिसका परिणाम हम देखते हैं आंगनबाड़ियां। आंगनबाड़ियां खोली गई राज्यों के अंदर, जिन्हें बालवाड़ी भी कहा जाता है, और ये आंगनबाड़ियां धीरे धीरे देखिए डेवलप होने लगी। और आज इन आंगनबाड़ियों को हमने किसके रूप में स्थापित कर दिया गया, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के केंद्र स्थापित कर दिए गए। यानी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था कहाँ की जाएगी, यहाँ, यानी अनुच्छेद 45 को लागू कर दिया गया। 6 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए उनके स्वास्थ्य, उनके टीकाकरण किया जाता है, उनको देखिए गर्म भोजन दिया जाता है, और उसके बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। अब आगे चलते हैं। तीसरा जो यहाँ पर संविधान में वो है अनुच्छेद 51 क। क्या है 51 क के अंदर? 51 क के अंदर दिए गए मौलिक कर्तव्य, और मूल संविधान में जो कर्तव्य दिए गए हैं वो कर्तव्य कितने, 10, और 11वां कर्तव्य और जोड़ दिया गया 86वां, जो देखिए हमारा अमेंडमेंट है उसके अंदर, और इसीलिए हम इसको लिखते हैं 11। ये 11 है, सेकंड नहीं है, 11वें नंबर का, कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को कहां भेजे, विद्यालय भेजे, और प्रतिदिन भेजे, और उसे प्रवेश भी दिलाए। किसका कर्तव्य है ये, माता पिता का कर्तव्य। तो इसमें किसके कर्तव्य तय कर दिए गए, माता पिता के कर्तव्य। किसके कर्तव्य निश्चित किए गए, इसमें माता पिता के कर्तव्य निश्चित कर दिए गए। कौन से, अनुच्छेद 51 क 11 में। 45 में 6 वर्ष से कम आयु वर्ग, या हम कह सकते हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था, उनका स्वास्थ्य, उनका पोषण। और यहां पर देखिए शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। कब हुआ ये, दिसंबर 2002 में एनडीए सरकार द्वारा 3 संशोधन किए गए। तो यहां हम देख रहे हैं जो हमारी 100 वर्षों से भी अधिक वर्षों की एक कहानी है शिक्षा के इतिहास की, अर्थात जिसे हम कह सकते हैं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का इतिहास। अब देखिए ये सारे अमेंडमेंट होने के बाद भी अब एक बात थी कि जब अधिकार बना दिया गया, इस अधिकार को लागू करने के लिए क्या बनाया जाए, कानून बनाया जाए। या परीक्षाओं की दृष्टि से देखे तो एक सवाल पूछा जाता है, भारत में आरटीई एक्ट, भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की आवश्यकता क्यों पड़ी? अनुच्छेद 45 को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 21 क को लागू करने के लिए, और अनुच्छेद 51 क 11 को लागू करने के लिए। अब देखिए तीनों के लिए नहीं, क्योंकि कर्तव्यों को लागू करने के लिए देखिए कोई कानून नहीं बनना। कर्तव्य तो कर्तव्य होते हैं जो निभाने पड़ते हैं, और ये नीति निर्देशक तत्व है। तो कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आरटी एक्ट की भारत में आवश्यकता क्यों पड़ी? शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए कौन से बच्चों को शामिल किया गया, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। बाद में इसमें संशोधन करके और यह अधिकार का विस्तार और कर दिया गया 5 से 14 वर्ष के बच्चों को। देखिए
इसमें शामिल कर लिया गया। 2016 में इसमें संशोधन कर दिया गया था। प्रवेश की आयु घटाकर कितनी कर दी गई इसमें? 5 वर्ष। इसलिए प्रवेश की आयु होने के कारण अब हम इसे कह सकते हैं 5 से। एचएम में यह सवाल पूछा गया था, लेकिन मूल जो देखिए इसका जो आरटी एक्ट है उसमें तो क्या आयु रखी गई है बच्चे की? 6 से 14 वर्ष। और अब देखते हैं आरटी एक्ट कैसे बना और किस तरह से और बना। ये आपके सामने निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इस एक्ट को पढ़ते हैं। और ध्यान रखना, इस एक्ट की यदि हम बात करें, इस एक्ट की शुरुआत कैसे हुई, और इस एक्ट की यदि हम शुरुआत की बात करते हैं तो देखिए यहां सबसे पहले हम देखते हैं जो एक्ट बनाया जाता वो कहां बनाया जाता? संसद में। कहां बनाया जाता है? भारतीय संसद। बहुत सारे देखिए प्रतियोगी ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी देखिए विद्यार्थी हैं जिन्होंने देखिए पॉलिटिकल नहीं पढ़ा है, उनको पता नहीं कि कानून कैसे बनते हैं, अधिनियम कैसे बनते हैं। मैं इसको सरल रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं भारतीय संसद, और भारतीय संसद के अंदर देखिए क्या पेश किया जाता? सबसे पहले बिल पेश किया जाता है, और जिस वर्ष बिल पेश किया जाता है उस वर्ष का नाम भी, वो वर्ष भी अंकित होता है। लेकिन ये बनना तो प्रारंभ हो गया था 2005 से, बनते 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 देखिए, लेकिन वास्तविक रूप से जो बिल आया वो कब आता है? ये यूपीए सरकार होती है 2009 के अंदर। और किस में पेश किया गया? भारतीय संसद में। किस में पेश किया गया? ये भारतीय संसद। संसद के 3 अंग होते हैं। और एक सवाल पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले ये बिल लोकसभा में आया या राज्यसभा में आया या राष्ट्रपति जी के पास? तो यहां मैं कुछ लिख रहा हूं, देखिए संसद के अंग जिसका नाम है राज्यसभा। दूसरा देखिए लोकसभा, और तीसरे नंबर पर है राष्ट्रपति। तो ये बिल सबसे पहले पेश किस में हुआ? इन तीनों में से सबसे पहले देखिए पेश होता है इसके अंदर 20 जुलाई को पारित हो जाता है। सबसे पहले किस नाम से ये बिल आया इसके अंदर? राज्यसभा में। और राज्यसभा में इस बिल को नाम दिया गया निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार बिल 2009। कब पारित हो जाता है? 20 जुलाई 2009 को। उसके बाद ये लोकसभा में आता है, और लोकसभा से पारित कब हो जाता है? 4 अगस्त को। कई बार पूछा गया सीटेट जैसी परीक्षाओं में, और उसमें पूछा गया पहली बार ये बिल किस में पेश किया गया? राज्यसभा में। उसके बाद किस में आता है? लोकसभा। लोकसभा से पारित हो जाता है, और लोकसभा में देखिए जब 4 अगस्त को पेश किया गया, उसके बाद देखिए जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद बिल को कहां भेजा जाता है? राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया जाता है। और राष्ट्रपति जी के पास जैसे ये पहुंचता है तो यहां महामहिम द्वारा, राष्ट्रपति जी द्वारा देखिए इस पर क्या कर दिए जाते हैं? हस्ताक्षर। और जिस दिन इस बिल पर हस्ताक्षर हो जाते हैं महामहिम के, उस दिन वो बिल नहीं रहता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्ट में। तो राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे 26 अगस्त को। 26 अगस्त 2009 को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा क्या कर दिए गए? इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। और जैसे ही उनके हस्ताक्षर हुए उस दिन देखिए ये बिल नहीं रहा, और उस दिन किस में परिवर्तन हो गया? ये आरटीई एक्ट 2009 क्या बन गया? ये एक्ट बन गया। देखिए तो यह चीज भी ध्यान रखने की है। पहले बिल आया, बिल की प्रोसीजर आपने देखी, और क्या है यहाँ राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद राष्ट्रपति जी, और राष्ट्रपति जी ने साइन किए 26 अगस्त को, और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? एक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आगे देखते हैं हम इसमें। ये देखिए क्या बन गया हमारे पास? ये एक्ट, अधिनियम।
कब बना ये? 26 अगस्त 2009 गजट पत्र में प्रकाशित हुआ, जिसे हम कहते हैं राजपत्र में क्या किया गया, इसे प्रकाशित किया गया। और जब राजपत्र में ये जो प्रकाशित किया गया, शॉर्ट में हम इसको कहते हैं RTE एक्ट 2009। जिस वर्ष प्रकाशित किए जाते हैं, जो एक्ट बनते हैं जिस वर्ष, उनको क्रम से रखा जाता है। एक चीज ध्यान में रखना, जनवरी माह में जो एक्ट बनेगा, पहला एक्ट बनेगा, उस एक्ट को दिया जाता है अधिनियम संख्या 1। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, और लास्ट अधिनियम पारित होगा 31 दिसंबर 2010, जिसको उस वर्ष का की संख्या दी जाएगी, अंतिम संख्या दी जाएगी। तो यहां देखिए, उस वर्ष जब हम गणना करते हैं तो गणराज्य वर्ष कौन सा पड़ता है? 60वां गणराज्य वर्ष, 60वां गणराज्य वर्ष। यानी इसके अंदर बहुत सारे अधिनियम बने होंगे। अधिनियम कब बना था? 26 अगस्त को। तो पहला तो हो ही नहीं सकता, अंतिम भी नहीं हो सकता। इसलिए देखिए, 60वें गणराज्य वर्ष के अंतर्गत अधिनियम संख्या कौन सा था, यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अधिनियम। और अधिनियम संख्या जो है, वो अधिनियम संख्या है यहां पर 35। उस वर्ष देखिए अधिनियम संख्या कौन सा है, ये 35वां गणराज्य वर्ष कौन सा है? 60वां गणराज्य वर्ष के अधिनियम संख्या 35वां कौन सा मिलेगा हमें? RT एक्ट। अब इस एक्ट को हम और पढ़ते हैं। इस एक्ट के अंदर देखिए अध्याय है, अध्यायों की संख्या है 7। एक्ट के अंदर होती हैं धाराएं। धाराएं देखिए मूल के अंदर जो दी गई हैं वो कितनी हैं? 38, और एक अनुसूची है। एक क्या दी गई है इसके अंदर? अनुसूची। तो ध्यान रखना, इसके अंदर 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक अनुसूची, RT एक्ट 2009 के अंदर। और कब लागू हुआ ये लागू होता है 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को लागू होने की तारीख रखी गई कि इसे लागू कर दिया जाएगा, 1 अप्रैल 2010 में लागू कर दिया जाएगा। 38 धाराएं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आता है यहां से कि इस कानून को लागू कैसे किया जाए। इस कानून को लागू करने के लिए इस कानून की धारा है लास्ट 38वीं धारा के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है कि सबसे पहले इसे लागू करने के लिए इसकी क्या बनाई जाएगी? नियमावली बनाई जाएगी। एक गाइडलाइन तैयार की जाएगी नियमों की। कौन सी धारा में उल्लेख है? इसकी धारा 38 में। और ये जो नियमावली बनाई जाएगी, इस नियमावली का अनुसरण प्रत्येक राज्य करेंगे और अपने अपने राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और इन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो नियमावली में संशोधन करके इसे क्या करेंगे? चरणबद्ध तरीके से RT को क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। और इसी चरणबद्ध श्रृंखला के अंदर देखिए, इसको लागू करने के लिए जो नियमावली जारी की गई उसे हम देखते हैं। ये देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010। न तो ये बिल है, न ये एक्ट है, यह है रूल्स। क्या है ये? नियम। किसके नियम हैं? ये नियम है एक्ट को लागू करने के लिए। कब बनाए गए? ये गजट पत्र में कब प्रकाशित हुए? 8 अप्रैल 2010 को ये बनाए गए इसके। और जैसे ये नियम बने, अब राज्यों को भी निर्देश दिया गया कि प्रत्येक राज्य इन नियमों के अकॉर्डिंग RT को अपने अपने प्रांतों में क्या करेंगे? लागू करेंगे। और अब बात आती है कि राजस्थान के अंदर ये नियमावली कब बनी? तो राजस्थान में जो नियमावली बनी, तो देखिए इस नियमावली का नाम क्या है? राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011। कब है ये नियमावली? 2011।
और राजस्थान में ये नियमावली बनाई जाती है 2000, जैसे ही राज्यपाल के महोदय के जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तो देखिए इसकी जो तारीख निश्चित की गई 29 मार्च 2011 को राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं और गजट पत्र में इसको क्या कर दिया जाता है, प्रकाशित कर दिया जाता है। और एग्जाम की दृष्टि से 3 तारीखें हमारे पास 2009, 2010, 2011 आरटी से संबंधित 3। और एग्जाम की दृष्टि से हम देखें तीनों एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले देखिए 2009, याद रखना इसी वर्ष बिल भी आया था और इसी वर्ष क्या बना था, एक्ट भी बना था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज याद रखना, इस वर्ष क्या बनाए गए थे, नियमावली बनाई गई थी, रूल्स इसको लागू करने के लिए। इसकी कौन सी धारा, 38 धारा के अकॉर्डिंग। और उसके बाद 2011 में देखिए हमारे राजस्थान के अंदर इसको लागू करने के लिए क्या बनाई गई, नियमावली। और इस नियमावली का प्रकाशन कब होता है, 29 मार्च 2011 को। इस नियमावली में देखिए हमारे राजस्थान में अध्याय बनाए गए हैं 10। कितने अध्याय इस नियमावली में, 10। दूसरी चीज देखिए अपने इसके अंदर यहाँ धाराएं नहीं है। मैंने कई बार देखा बहुत सी किताबों में, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर हम देखते हैं कि यहां धाराएं लिखी हुई हैं, धाराएं नहीं है, वो है नियम। क्या है वो, नियम। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, यानी नियम संख्या 1, नियम संख्या 2। और यहां जो नियम बनाए गए हैं वो नियम कितने हैं, वो नियम बनाए गए 29। तो कहने का मतलब है कि यहां पर हम देखते हैं उसमें थे 7 अध्याय और 38 धाराएं, और यहां हम देख रहे हैं अध्याय 10 है और नियम कितने, 29। किसमें, राजस्थान के अंदर। अब आगे देखिए सारी चीजें हमारी बन जाती हैं एक के बाद एक और चरणबद्ध रूप से इसे क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। लेकिन अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं यहां से संबंधित। यदि आप देखेंगे सबसे पहले एक शब्द दिया गया है यहां, यदि हम देखें तो वो शब्द है निःशुल्क, फ्री। क्या है इसका अर्थ, हिंदी में हम इसे मुफ्त भी कह देते हैं। इसका अर्थ यह है कि बिना पैसों की शिक्षा मिलना, यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक विस्तृत अर्थ लिया गया है और विस्तृत जो अर्थ जो लिया गया है, निःशुल्क का मतलब है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे का 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसका 1 रुपए भी खर्च नहीं हो। अगर कोई खर्चा आता है तो वो सारा खर्चा वहन करेंगे हमारी समुचित सरकारें। इसलिए इस शिक्षा को क्या कहा गया, निःशुल्क। दूसरा शब्द आता है अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब यह नहीं है कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। अनिवार्य का भी अर्थ देखिए बहुत बड़ा लिया गया है और उस विस्तृत अर्थ में देखें यह सरकारों की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराए। किसकी जिम्मेदारी दी गई है, सरकारों को। कौन सी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या संघ सरकारें हों। क्यों, क्योंकि शिक्षा अब किसका विषय, समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए सरकारों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि अब आप देखिए प्रत्येक बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना। तो इसका अर्थ क्या है, शिक्षा राज्य सरकारों द्वारा क्या कराना, उपलब्ध कराना। और यहां निःशुल्क का अर्थ देख रहे थे, बच्चे का 1 रुपए भी खर्च नहीं होना चाहिए और उसे उसके सुविधाजनक स्थान पर कैसी शिक्षा मिले, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध हो। तो इस तरह से हम देखते हैं पूरी, देखिए जो कहानी हमने शुरुआत की थी 19वीं सदी से और यहाँ आते आते देखिए कौन सी सदी आ जाती, 21वीं सदी। कहने का मतलब है 100 वर्षों से भी ज़्यादा का कहानी। और हम देखते हैं आज़ादी की जो कहानी थी वो हमारी लगभग 100 वर्षों की कहानी। उसी की तरह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रखने वाली वो है हमारी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भी है, जो देखिए भारत के अंदर लागू की जा रही है। अगला जो हम वीडियो लेके आएंगे वो भी निःशुल्क होगा आप लोगों के लिए, जिसमें हम आरटी एक्ट 2009 के 7 अध्याय और उसकी 38 धाराओं को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और एक एक पहलू पर हम बात करेंगे और उसी में समाहित करेंगे राजस्थान में इस आरटी को नियमावली के तहत कैसे देखिए लागू किया गया। तो दोस्तों आज तो था ये हमारा 100 वर्षों से भी अधिक वर्षों का इतिहास। और एक बार मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं अभिव्यक्ति के निदेशक महोदय को, जिन्होंने मुझे निःशुल्क ये मंच प्रदान किया और देश के अंदर निःशुल्क
अनिवार्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए भी मुझे मंच दिया, इसको इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।